हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यू बेस्ड प्लानिंग। जो पहले मैंने हिंदी मीडियम में वीडियो लेक्चर तैयार किया था, वही सेम ही इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों की इस जो नीट 2025 की तैयारी में मदद करेगा। हाँ तो बेटा, हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ? ऑप्शन है हमारे सामने। इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेकेंड, इट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पान। तीसरा है इट इज ऑलवेज डिटरमिनेट टाइप। और चौथा है इट इन्वॉल्व बोथ सेल डिवीजन एंड द सेल एनलार्जमेंट। तो बेटा, अगर आपको ध्यान हो, हमने जब डिस्कस किया था इस चैप्टर के बारे में, तो हमने कहा था the plant growth is the irreversible and the permanent increase in the size and the volume of a plant or its part even of its cell। और हमने ये कहा था कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल ना होकर इरिवर्सिबल होती है। तो यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, प्लांट ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा, अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पान होती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि उनके अंदर मेरिस्टेम पाया जाता है और मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से जीवन भर नई सेल्स ऐड होती जाती हैं प्लांट बॉडी के अंदर, जिसको हम ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ भी कहते हैं। तीसरा, एक और बात करें, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ जो होती है यूजुअली इनडिटरमिनेट टाइप की होती है, यूजुअली इनडिटरमिनेट टाइप, क्योंकि कुछ प्लांट पार्ट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर डिटरमिनेट ग्रोथ हो सकती है, जैसे फ्रूट या वेजिटेबल या कोई प्लांट पार्ट के साइज के अंदर जो इंक्रीज होता है उसमें डिटरमिनेट ग्रोथ भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन जो दिया है इट इज ऑलवेज डिटरमिनेट, ये गलत होगा। और चौथा अगर कहें इट इन्वॉल्व बोथ सेल डिवीजन एंड द सेल एनलार्जमेंट, तो ये तो होता ही है, जब ग्रोथ होती है तो सेल डिवीजन होता है जिससे सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, और एनलार्जमेंट भी होता है सेल का, जिसके वजह से सेल का साइज भी इंक्रीज होता है। कुछ एक दो बिंदु और हमें ध्यान रखने चाहिए कि जो प्लांट ग्रोथ जो होती है वो उसमें मेटाबॉलिज्म का बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म है, अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ग्रोथ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ जो है उसमें मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। प्राइमरी ग्रोथ का कारण जो है वो तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसका कारण जानते हैं ना, लेटरल मेरिस्टेम होता है। और एक खास बात और है, जो लास्ट लाइन थी याद रखिएगा फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ के अंदर, उसमें था कि प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, यानी प्लांट ग्रोथ जो है उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। और इसको मेजर करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें एक नाम आपको बताया था, खास तौर से प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो है उसका मापन यानी मेजरमेंट जो किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया जाता है जिसको ऑक्सिनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था और हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न में। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला है द वन मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल कैन गिव राइज टू द मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर्स। दूसरा है a cell is in the watermelon can increase in the size up to 3,50,000 times। तीसरा है द ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन अ टर्म ऑफ द नंबर। और चौथा है द ग्रोथ ऑफ लीफ इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। आपको याद होगा हमने एक बात की थी और एनसीईआरटी में लिखा है द प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, यानी प्लांट ग्रोथ है उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। लेकिन एक लाइन है जिसको आपको याद रखना है दिमाग में कि जो प्लांट है उनके अंदर जो ग्रोथ जो होती है
at the cellular level it occurs due to the increase of the protoplasmic component, यानी प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट की मात्रा बढ़ने की वजह से ही सेलुलर लेवल पर ग्रोथ होती है। और सेलुलर लेवल पर ग्रोथ को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते और इसके लिए कई इनडायरेक्ट पैरामीटर काम में लिए जा सकते हैं। और वो जो इनडायरेक्ट पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है, ध्यान दीजिए। पहला अगर मैं कहूँगा इंक्रीज ऑफ द फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। अगर हम वेजिटेबल की बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं, तो उनके अंदर ड्राई वेट या फ्रेश वेट का बढ़ना ही एक प्रकार से ग्रोथ है। दूसरा, इंक्रीज इन लेंथ की अगर बात करें तो हमने बात की थी रूट और स्टेम की लंबाई बढ़ना, या बहुत खास पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उस वो लंबाई बढ़ने की वजह से होती है। यहाँ पर जो पैरामीटर है वो लेंथ माना जाएगा। ऐसे ही सेल्स के नंबर का इंक्रीज होना, इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स। और यहाँ पर जो सेल्स के नंबर इंक्रीज होने में हमने दो एग्जाम्पल देखे थे, एक तो कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ होना, और दूसरा ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि जो मेज के अंदर रूट एपिकल सेल जो होती है, रूट एपिकल सेल होती है, उससे नई सेल्स जब बनती हैं तो 17,500 नई सेल्स पर आवर ऐड होती चली जाती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, अगला पैरामीटर अगर हम बात करें तो वो था साइज या वॉल्यूम, सेल का इंक्रीज होना, इंक्रीज इंक्रीज इन द साइज और वॉल्यूम ऑफ अ सेल। और इसमें हमने एक एग्जांपल देखा था, वो था कि जो वाटरमेलन की जो सेल जो होती है जब ग्रोथ करती है तो उस सेल का वॉल्यूम में साइज जो इंक्रीज होता है वो कितना तक हो सकता है, 3,50,000 तक हो सकता है। इसी प्रकार से एक पैरामीटर और है, थिकनेस का बढ़ना भी एक पैरामीटर है। और थिकनेस बढ़ने में हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टेम या रूट की थिकनेस बढ़ना, और इसका कारण सेकेंडरी ग्रोथ है। वहां पर मोटाई बढ़ना जो है वो एक प्रकार का पैरामीटर माना जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो है हमारे जो ऑप्शन में कहें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन जो है वहां अगर देखें द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द नंबर, ये गलत है। पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है वो पोलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज होने की वजह से होती है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और चौथा, द ग्रोथ ऑफ द लीफ इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ सरफेस एरिया। हाँ, लीफ जो है उसके अंदर जो ग्रोथ होती है सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन गलत है, बाकी सही है यहाँ पर ऑप्शन। तो हमारा आंसर जा रहा है फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। तो बेटा अब है हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज primarily occur during the elongation phase of the growth in the plants। बेटा ये प्रश्न देखते आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रश्न है ये है फेजेस ऑफ द ग्रोथ टॉपिक से, यानी प्लांट्स के अंदर जब ग्रोथ होती है तो उसकी कितनी फेजेस होती हैं। और इसमें हम जानते हैं 3 फेजेस होती हैं। पहली है जिसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसको सेल डिवीजन फेज भी कहा जाता है। दूसरा है इलोंगेशन फेज, और तीसरा है मैच्योरेशन या एंड मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन फेज। पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो मेरिस्टेमेटिक फेज है या सेल डिवीजन फेज होती है उसमें जो सेल्स जो होती हैं लगातार डिवीजन करती रहती हैं, क्योंकि वहां पर सेल्स के नंबर इंक्रीज होते रहते हैं। और इस फेज के अंदर जो सेल्स जो होती हैं वो साइज में छोटी होती हैं, स्मॉल साइज में होती हैं। सेल वॉल जो होती है थिन, प्राइमरी एंड सेलुलोजिक होती है, और उन सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस लार्ज होता है और प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, वैक्यूल एब्सेंट होती है, और याद अगर हो आप लोगों को तो इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं पाए जाते। जनरली हम बात करें स्टेम या रूट का जो टिप वाला जो जोन है वहां की जो सेल्स होती है इसी जोन में पाई जाती है। कौन सी जोन में? सेल डिवीजन जोन में। लेकिन उसके पीछे जो सेल्स रह जाती हैं उसके प्रॉक्सिमल की ओर रह जाती हैं जो सेल्स, वो फिर इलोंगेशन जोन के अंदर चली जाती हैं। और इलोंगेशन जोन के अंदर 3 काम होते हैं। पहला अगर कहें इंक्रीज्ड वैक्यूलाइजेशन, सेल एनलार्जमेंट, और तीसरा अगर बात करें न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, या ये कह सकते हैं न्यू थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल पर नए सब्सटेंस का डिपोजिशन होना।
लेकिन जो सेल्स इस जोन को भी पार कर जाती हैं तो पीछे और रह जाती हैं, उसके भी प्रॉक्सिमल एंड पर रह जाती हैं, और उसके प्रॉक्सिमल पर जो सेल्स रह जाती हैं वो मैच्योरेशन जोन में चली जाती हैं, जो अपने सेल डिवीजन की एबिलिटी, इलोंगेशन की एबिलिटी को भी खो देती हैं, लॉस कर देती हैं अपनी डिवीजन और इलोंगेशन की एबिलिटी को, और वो बना लेती हैं कुछ डिफरेंशिएट टिश्यू या परमानेंट टिश्यू बना लेती हैं, जिसके अंदर उसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर कई मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। तो ऐसे में सेल्स का साइज जितना बढ़ना हो चुका है, बढ़ चुका होता है, और थिकनिंग जितनी होनी होती है हो चुकी होती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ये प्रश्न कह रहा है इलोंगेशन जोन के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, सेल अटेंड देयर मैक्सिमम साइज इन द टर्म ऑफ द वॉल थिकनिंग एंड द प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। नहीं, यह मैच्योरेशन जोन के लिए है। दूसरा, द इंक्रीज्ड माइटोटिक सेल डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये तो पहले साफ दिख ही रहा है कि ये इलोंगेशन जोन का फीचर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेल्स के नंबर इंक्रीज नहीं होते। तीसरा, इंक्रीज्ड वैक्यूलाइजेशन, सेल एनलार्जमेंट एंड द न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। बिल्कुल सही, यही है इस इलोंगेशन जोन के फीचर। और अगर कहें सेल्स लॉस देयर एबिलिटी या कैपेसिटी टू डिवाइड अंडरगो द स्पेशलाइजेशन, तो इसका मतलब सेल्स ने अपने डिवीजन के गुण को त्याग दिया है, यहाँ तक कि इलोंगेशन भी त्याग देती हैं, और वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं किसी अलग अलग कार्य को करने के लिए। जिसमें हम जानते हैं डिफरेंशिएशन जो होता है ना, वो भी ओपन ही टाइप का होता है, और ये जो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनती है डिफरेंशिएशन से, वो डिपेंड करती है फंक्शन पर और पोजीशन पर, लोकेशन पर भी डिपेंड करती है और फंक्शन पर भी डिपेंड करती है कि कौन सा प्लांट पार्ट बनना चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए। बेटा अगला प्रश्न है हमारे सामने, द कंसिडर द फॉलोइंग या कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें हमें कंसिडर करना है कुछ बिंदुओं पर। पहला है ए, इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स टिश्यू एंड द ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। बी ऑप्शन है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरमेंट। तीसरा है एल टी इक्वल टू एल नोट प्लस आर टी। और फोर्थ है लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। बेटा जब हम सिग्मोइड ग्रोथ कर्व की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि प्लांट्स के अंदर दो तरीके के ग्रोथ पैटर्न होते हैं। एक है जिसको कहते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ, और एक होती है बेटा जियोमेट्रिकल ग्रोथ। ध्यान से सुनिएगा, एरिथमेटिक ग्रोथ जो होती है एक ऐसे टाइप का ग्रोथ पैटर्न है जिसमें हर सेल डिवीजन से बनने वाली जो दो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें से एक ही परमानेंट होती है और एक डिवीजन करती रहती है। तो कुल मिलाकर अगर कहें एक तो डिवीजन करेगी और एक परमानेंट करेगी, तो ऐसी स्थिति में अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वहां पर लीनियर कर्व आता है, किसमें, एरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर वहां पर लीनियर कर्व मिलता है। और ये जो एरिथमेटिक ग्रोथ जो होती है वो कुछ प्लांट पार्ट में अगर मैं कहूंगा, जैसे रूट और स्टेम की जो लेंथ इंक्रीज होती है, टिप वाला जो पार्ट होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स में जिस प्रकार की ग्रोथ होती है वो होती है एरिथमेटिक ग्रोथ। और उसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, एल टी इक्वल टू एल नोट प्लस आर टी। तो ये किसके लिए बेटा, ये एरिथमेटिक के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जियोमेट्रिकल ग्रोथ की बात करें तो जियोमेट्रिकल ग्रोथ में होता है कि हर सेल डिवीजन से बनने वाली जो दो डॉटर सेल्स जो होती हैं उनमें से दोनों की दोनों ही आगे भी डिवीजन करती रहती है, और ये लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से जब हम नंबर ऑफ सेल देखते हैं तो इंक्रीज होते हैं मल्टीपल वे के अंदर, जैसे 1 2 4 8 16 32 इस प्रकार से नंबर इंक्रीज होते हैं। और अगर इस पैटर्न को अपन ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो सिग्मोइड कर्व मिलता है, जिसके अंदर चार अलग अलग स्टेजेस हमने देखी थी। सबसे पहले इनिशियल जो ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है, जिसको लैग फेज कहते हैं। उसके बाद में ग्रोथ जो होती है तेजी के साथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, जिसको लॉग फेज कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे ग्रोथ घटना चालू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ग्रोथ घटती चली जाती है और लास्ट में वो एक तरीके से स्टेडी स्टेट में आ जाती है। तो एस शेप्ड कर्व मिलता है किसके अंदर,
जियोमेट्रिकल ग्रोथ के अंदर, जिसको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो वो था W2 इक्वल टू W नोट ई की पावर आर टी, जिसमें W ई जो ई है वो एक तरीके से बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम माना जाता है, याद होगा आप लोगों को। और जो ये जो जियोमेट्रिकल ग्रोथ है वो एक प्रकार से ये मान सकते हैं आपको कि ज्यादातर प्लांट्स के अंदर जो सेल्स, ऑर्गन है, टिश्यूज, उन सब में पाई जाती है। दूसरा, अगर किसी कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो उनके अंदर भी उसी प्रकार की ग्रोथ होगी, कौन सी? जियोमेट्रिकल ग्रोथ। तीसरा, कोई अगर मान लो ऑर्गेनिज्म नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है जहां पर रिसोर्सेस किस प्रकार की हैं? लिमिटेड है, तो वहां पर भी इस प्रकार की ग्रोथ होगी। खास तौर से जो सीजनल एक्टिविटी करने वाला कोई भी अगर प्लांट है तो वो भी इस प्रकार की ग्रोथ शो करता है। तो यहाँ पर सिग्मॉइड ग्रोथ के लिए अगर अपन पॉइंट्स देखें तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, इट इज टिपिकल फॉर ऑल टिश्यू, सेल्स एंड द ऑर्गन ऑफ द प्लांट। दूसरा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गन ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी सही है। तीसरा, एल टी इक्वल टू एल नोट आर टी, ये गलत है। और लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड, ये भी गलत है, क्योंकि जो सिग्मॉइड ग्रोथ जो होती है उसमें एस शेप्ड कर्व मिलता है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में दो आंसर सही हैं, ए तथा बी। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि इसमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पर आंसर आएगा बेटा 2, यानी पहला ऑप्शन। तो बेटा अगला प्रश्न हमारे सामने है, the given figure show the development of an embryo that undergoes the two phases A and B. Select the correct option regarding it. तो बेटा ये जो इमेज हमारे सामने दिखाई दे रही है ना बेटा, इसमें जो जायगोट है उसमें डिवीजन से एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, तो उसमें कौन कौन सी स्टेज आती है। तो देखिए ये तो जायगोट है। अब जायगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो शुरू में इसमें जब डिवीजन होते हैं तो इस तरीके से होते हैं, जैसे एक सेल से दो सेल बनेगी, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब शुरू में इनिशियली इसके अंदर जो ग्रोथ होगी वो किस टाइप की होगी बेटा? जियोमेट्रिकल ग्रोथ होगी। कैसी होगी? जियोमेट्रिकल ग्रोथ। लेकिन जब एक तरीके से प्लूमेरिया रेडिकल का डेवलपमेंट हो जाता है, टिप का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो टिप वाला जो पार्ट होता है, स्टेम या रूट का जो टिप वाला पार्ट होता है, वहां पर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर डिवीजन होंगे, और ऐसे में जो ग्रोथ होगी वो एरिथमेटिक ग्रोथ होगी, क्योंकि हर डिवीजन से बनने वाली दो डॉटर सेल्स में से केवल एक ही डॉटर सेल्स आगे डिवीजन जारी रखेगी। तो यहाँ पर ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? जियोमेट्रिकल ग्रोथ को, और बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा अगर कहा जाए तो अरिथमेटिक ग्रोथ को। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा वो है फर्स्ट। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द टू लीव्स ओवर द पीरियड ऑफ वन डे। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी, अगर हम दो लीव्स को ले लें, जैसे ए और बी दो लीव ले ली गई हैं, और एक दिन के अंदर उनके अंदर जो ग्रोथ है उनको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। उन दो फैक्टर्स के जो नाम है उनमें एक को कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ एजी, और दूसरे को कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ, यानी कुल मिलाकर अगर कहें रिलेटिव ग्रोथ आरजी। तो यहां पर कहा गया इफ एजी एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड आरजी आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट देन द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा ये आपको याद होगा, हमने क्लास में भी किया हुआ है और वैसे आपके एनसीईआरटी में भी है। यहाँ जो ए लीफ है, मैं आपको यहाँ पर एक बार रिकॉल कराऊं, ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है द क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द टू लिविंग सिस्टम का। यानी दो अगर लिविंग सिस्टम हमको दे दी जाए और उनके अंदर ग्रोथ की तुलना करने को दिया जाए, तो हम वो तुलना दो तरीके से करेंगे, एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ के आधार पर और एक रिलेटिव ग्रोथ के आधार पर। तो अगर मैं कहूंगा यहाँ पर पहले हम बात करते हैं ए लीव जो है ना, उसके अंदर एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है। एब्सोल्यूट ग्रोथ जो होती है टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। जैसा अगर मैं कहूंगा इस ए लीव जो है उसका इनिशियल साइज अगर देखेंगे 5 सेंटीमीटर है, और अगर मैं कहूंगा एक दिन में वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो गई है, तो टोटल ग्रोथ कितनी हुई उसके अंदर एक दिन के अंदर अगर अपन बात करें तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो इसका मतलब इसकी जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रोथ हुई है एक दिन के अंदर, ठीक है।
ऐसे अगर मैं इसकी रिलेटिव ग्रोथ की बात करूं तो रिलेटिव ग्रोथ जो होती है वो इनिशियल पैरामीटर पर जो ग्रोथ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि जो टोटल ग्रोथ है, जैसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है, इनिशियल पैरामीटर कितना है, वो भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है इनटू 100। तो वो जो रिलेटिव ग्रोथ जो एक तरीके से रिलेटिव ग्रोथ में इनिशियल पैरामीटर को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में 5/5 इंटू 100 अगर निकालेंगे तो ऐसे में जो ए लीफ है उसकी जो रिलेटिव ग्रोथ जो है वो होगी 100%। लेकिन यहीं अगर हम बी लीफ की बात करें तो बी लीफ के लिए एब्सोल्यूट ग्रोथ तो 5 सेंटीमीटर ही है। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल साइज जो है वो तो 50 सेंटीमीटर है और फाइनल साइज है 55 सेंटीमीटर। तो एक दिन में कितनी ग्रोथ हुई बेटा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की हुई। लेकिन अगर हम बात करें इसकी रिलेटिव ग्रोथ की तो टोटल ग्रोथ कितनी हो रही है? 5 सेंटीमीटर। इनिशियल पैरामीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो 5/50 इंटू 100 अगर करेंगे तो इसकी जो रिलेटिव ग्रोथ होगी 10% ही मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर आंसर, तो आपको आंसर मिलेगा थर्ड। थर्ड आंसर क्यों मिलेगा? क्योंकि जो अगर कहा जाए यहाँ पर जो ए जी ऑफ ए लीफ यानी ए लीफ का एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो 5 सेंटीमीटर है और बी लीफ का भी 5 सेंटीमीटर है। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ जो ए लीफ है उसकी 100% है और बी लीफ जो है उसकी रिलेटिव ग्रोथ जो है 10% है। बेटा तो अब हमारे सामने 7th क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द टू प्रोसेसेस। बेटा डेवलपमेंट के लिए हमने एक बात की थी कि द ऑल द इवेंट दैट अकर्स फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू द मैच्योरेशन ऑफ सेनेसेंस ऑफ द प्लांट, यानी पौधे के अंदर जर्मिनेशन से लेकर उसके एजिंग तक का जो भी पीरियड होते हैं, मैच्योरेशन तक जो भी पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। तो बेटा डेवलपमेंट जो है उसमें दो प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। इट इज सम ऑफ द टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट के दो प्रोसेस माने जाएंगे। और डेवलपमेंट कहते हैं कि इसको हम जो जर्मिनेशन से लेकर एजिंग तक का जो भी समय होता है उस पूरे को हम एक नाम देते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंट्रिंसिक फैक्टर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट इन द प्लांट। देखिए डेवलपमेंट जो होता है उसमें ग्रोथ भी आती है और डिफरेंशिएशन भी आता है। ठीक है, तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि डेवलपमेंट को या इनडायरेक्टली अगर कहें कि ग्रोथ पर प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट करते हैं। उनमें दो तरीके के, एक तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं और एक इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में कौन कौन आता है अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर है वाटर, दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर, चौथा अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं, जो प्लांट फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं, जो डेवलपमेंट पर को प्रभावित करते हैं, उसमें दो टाइप के हमने पढ़े थे इंट्रिंसिक फैक्टर, प्लांट फैक्टर। एक तो है जिनको कहा जाता है इंट्रासेलुलर फैक्टर। इंट्रासेलुलर फैक्टर में आते हैं जीन, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन कह सकते हैं। और अगर कहा जाए इंटरसेलुलर फैक्टर में अगर कहें तो वह फाइटोहार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। वो इंटर में क्यों आते हैं? क्योंकि वो प्लांट के एक पार्ट या एक सेल में बनने के बाद में दूसरे पार्ट या दूसरी सेल में जाकर काम करते हैं। तो अगर यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो पहला ऑप्शन लाइट और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। दूसरा पीजीआर एंड जेनेटिक फैक्टर, ये बिल्कुल सही है। बस पीजीआर जो है वो इंटरसेलर में आएगा और जेनेटिक फैक्टर इंटरसेलर में आएगा। ठीक है। तीसरा ऑक्सीजन एंड पीजीआर, ये नहीं है। इसमें ऑक्सीजन तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर, पीजीआर इंट्रिंसिक फैक्टर। और चौथे ऑप्शन में भी देखें तो पीजीआर तो इंट्रिंसिक में आ जाएगा लेकिन लाइट नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? सेकेंड है। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमारे पास में कॉलम फर्स्ट में वाटर दिया है, ऑक्सीजन दिया है, टर्जिडिटी दिया है, न्यूट्रिएंट्स दिए हैं। और कॉलम सेकंड के अंदर इनका रोल दिया गया है। और ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ जो होती है या डेवलपमेंट में जो भी फैक्टर्स जो होते हैं, कंडीशंस जो होती हैं, वो कंडीशन क्या क्या काम करती हैं।
तो पहले नंबर पर अगर वाटर की बात करें तो वाटर के लिए साफ बात कहा जाती है कि वाटर जो होता है सेल के अंदर या प्लांट के अंदर जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उनके लिए एक मीडियम का काम करता है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिएगा, वाटर की प्रेजेंस में एंजाइम एक्टिवेट तो हो ही जाते हैं, साथ में वाटर जो होता है उसकी वजह से ही सेल का साइज भी इंक्रीज होता है और सेल जो होती है टर्जिड हो जाती है, जिस पर आगे अभी हम बात कर भी रहे हैं। ठीक है, दूसरा तो यानी फर्स्ट जो वाटर जो दिया है इसके लिए अगर अपन मैच द करें तो यहाँ पर बी आएगा, प्रोवाइड द मीडियम फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का जो रोल है, ऑक्सीजन का काम होता है कि रेस्पिरेशन में जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो अगर ऑक्सीजन है तो ऐसे में रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब ये मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करने में काम में आता है। तो सेकंड, अगर ऑक्सीजन है तो रिलीज द मेटाबॉलिक एनर्जी। टर्जिडिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वाटर की वजह से ही होती है, सेल्स का साइज बढ़ता है और सेल का साइज बढ़ेगा तो टर्जिडिटी होगी और प्लांट के जितने पार्ट है अपनी शेप बना लेते हैं, शेप को डिटरमाइन करने में ये टर्जिडिटी बड़ी हेल्प करती है। तो अगर कहा जाए टर्जिडिटी तो यहाँ डी आएगा, हेल्प इन द एक्सटेंशन या एक्सटेंशन ऑफ द ग्रोथ, एक्सटेंसिव ग्रोथ कह सकते हैं या इलोंगेशन भी कह सकते हैं। तो सेल्स का यहाँ पर साइज इंक्रीज हो जाता है। और न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो बेटा न्यूट्रिएंट्स में हम जानते हैं दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, माइक्रो भी होते हैं और मैक्रो भी होते हैं और कुल मिलाकर ये प्रोटोप्लाज्म को बनाने का काम करते हैं। तो हम यहाँ पर फोर्थ को अगर मैच करें तो यहाँ पर ए आएगा, रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो फर्स्ट का तो यहाँ पर बी है, सेकेंड जो है उसका सी है, थर्ड जो है उसका हमारे पास में डी है और फोर्थ जो है उसका ए है। तो हमारे पास में आंसर आता है वो है फर्स्ट। तो बेटा अगला प्रश्न है हमारे सामने, includes all the changes that a plant undergo during its life cycle from the seed formation to the senescence। यूं कह सकते हैं कि कोई भी प्लांट है उसमें सीड के जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस, या जर्मिनेशन कहना ज्यादा ठीक रहेगा, जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस यानी एजिंग तक के जो भी स्टेजेस आती है उन सबको क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं बेटा उसको डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें हमने कहा था डेवलपमेंट इज अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आंसर जो है वो सीधा सा है, डेवलपमेंट आएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। Which of the following is the best describe the concept of the plasticity in the plant growth। देखिए प्लास्टिसिटी टर्म हमने पढ़ा, प्लास्टिसिटी का मतलब हम जानते हैं द वेरियस प्लांट्स shows the different pathway to form the different structures or pattern in the response of the environmental conditions or the stages of life। यानी कहने का मतलब अलग अलग पौधे जो होते हैं अपने जीवन की अवस्था के अनुसार या फिर ये कह सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार अलग अलग पैटर्न को फॉलो करते हैं और अलग अलग पाथवे को फॉलो करते हुए अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं और इसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। हमने प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल पढ़ा था हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब है द अकरेंस ऑफ द टू डिफरेंट काइंड ऑफ द लीव्स, दो अलग अलग प्रकार की पत्तियों का पाया जाना। किसी एक प्लांट में अगर दो अलग अलग प्रकार की लीफ पाई जाती है तो हम उसको हेट्रोफिली कहते हैं। और यहाँ पर हमने दो प्रकार के हेट्रोफिली को देखा, एक तो हमने देखा रेननकुलस या बटरकप में। रेननकुलस या बटरकप में हम देखते हैं कि एक्वाटिक कंडीशन के अंदर जो लीफ है वो अलग प्रकार की होती है और टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर लीफ अलग प्रकार की होती है। तो कुल मिलाकर वहां पर जो हेट्रोफिली का कारण एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसको एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी कह सकते हैं। लेकिन तीन एग्जाम्पल, एक तो कोरिएंडर, कॉटन और लार्क स्पर, अगर इनमें तीनों में देखें तो इनमें क्या होता है कि जुवेनाइल कंडीशन के अंदर जो लीफ होती है उसका शेप अलग होता है और जो मैच्योर कंडीशन के अंदर लीफ का शेप अलग होता है। तो यहाँ पर भी हेट्रोफिली है, लेकिन यहाँ किसकी वजह से बेटा, लाइफ स्टेज की वजह से, तो जिसको डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्लास्टिसिटी को अगर बेस्ट डिस्क्राइब करना है तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन देखेंगे आप लोग, द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट
टू चेंज इट्स ग्रोथ पैटर्न इन द रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब जो पौधे होते हैं उनमें ऐसी क्षमता पाई जाती है जिसमें वे एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ रेस्पॉन्स करते हुए अलग अलग ग्रोथ पैटर्न को अपनाते हैं, और यही है क्या बेटा, प्लास्टिसिटी। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, वो है ट्यूमर इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड और प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी को तो यहां से हटा देते हैं, लेकिन यहाँ जो तीन टर्म है, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन, ये आपके कुछ पॉइंट है जिन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो द लॉस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन इन द सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टेम। किसी मेरिस्टेम की जो सेल्स है जब डिवीजन करती है तो उनसे बनने वाली जो सेल्स जो होती हैं, जो डिवीजन त्याग देती है, जो पीछे रह जाती है और डिवीजन त्याग देती हैं, अपने डिवीजन की एबिलिटी को खो देती हैं, है ना, उनको डिफरेंशिएट या प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। जैसे हम कहें कि कॉर्टेक्स की सेल्स है, मेडुलस की सेल्स है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के लिए कुछ खास बातें ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएशन के दौरान जो सेल्स होती है उनके प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के अंदर फ्यू टू मेजर चेंजेस आ सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल के लिए जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम वेसल ट्रैकिड जो बनते हैं, उनके अंदर जैसे प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, वो खोखली हो जाती है अंदर से, वो इलोंगेट हो जाती हैं, वो स्ट्रांग हो जाती है, उनकी सेल वॉल जो होती है उस पर लिग्नोसुबेरिन का जमाव हो जाता है। एक बात और है, डिफरेंशिएशन में जो फाइनल स्ट्रक्चर जो बनती है, एंड में जो स्ट्रक्चर बनेगी, वो ध्यान रखिएगा फंक्शन पर तो डिपेंड करती है, साथ में लोकेशन पर भी डिपेंड करती है कि कौन सा पार्ट कहाँ बनेगा, किस जगह बनेगा। जैसे अगर आपको कहा जाए कि रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स हैं, उन्होंने डिवीजन किया और जो सेल्स पीछे परमानेंट हो गई हैं, तो उनमें बाहर की तरफ वाली जो सेल्स जो पीछे रह जाती हैं वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर देती हैं, जबकि आगे वाली जो सेल्स जो होती हैं वो रूट कैप बना लेती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी की एक लाइन याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन इन द प्लांट्स इज ओपन, इट मे बी डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन ओपन टाइप का जो होता है, क्यों माना जाता है, क्यों, क्योंकि एक ही मेरिस्टेम से पैदा होने वाली सेल्स जो होती हैं वो अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकती हैं, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकती हैं। तो फाइनल स्ट्रक्चर जो होती है, फाइनल स्ट्रक्चर जो होती है वो पोजीशन पर डिपेंड कर सकती है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें ये कह सकते हैं एक ही मेरिस्टेम से पैदा होने वाली सेल्स जो होती हैं वो अपनी पोजीशन या फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकती हैं। चलिए, दूसरा में यहाँ पर एक और टर्म दिया है, डी डिफरेंशिएशन। जब कोई प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, जैसे कॉर्टेक्स है, मेडुल्ला की सेल्स है, जिनमें डिवीजन का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर वो वापस डिवीजन की एबिलिटी को अपना लेती हैं, रीगेन कर लेती हैं, टू रीगेन द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन, और तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा, डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी डिफरेंशिएशन का खत्म हो जाना। इसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं तो ऐसे में कॉर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है, जो कि आउटर कॉर्टिकल रीजन सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से होता है, और दूसरा जो वेस्कुलर कैम्बियम जो डाइकोट स्टेम के अंदर होती है, उसमें भी जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम बनती है, इंटर वेसिकुलर कैम्बियम, वो भी डी डिफरेंशिएशन से बनती है मिडिल रेस की सेल्स की। चलिए, अब हम बात करते हैं रीडिफरेंशिएशन। बेटा जब कोई सेल्स है जो डी डिफरेंशिएट हो चुकी हैं तो वो वापस डिवीजन करेंगी। जैसे मैंने कहा कॉर कैम्बियम की सेल्स है, या मान लीजिए कॉर कैम्बियम की सेल्स ने डिवीजन करना चालू किया, अब उनसे पैदा होने वाली सेल्स बाहर की तरफ वो तो कॉर्क बना लेंगी ना, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन जाएगा, यानी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी को बेटा क्या कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी टू रीगेन द एबिलिटी ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी ऐसे में सेल्स जो है वापस से डिवीजन की एबिलिटी को खो देती हैं। अब यहाँ जो अपने प्रश्न पर आते हैं, एनसीईआरटी में तो बेटा अगला प्रश्न 13वां प्रश्न हमारे सामने है, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआरआर। तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है
कि देखिए पीजीआर कहो चाहे फाइटो हार्मोन कहो, है ना, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं, इनमें हमें नाम ध्यान रखना, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है। इनके लिए बस ध्यान रखनी है कि ये स्मॉल साइज के होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि सबका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर द स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। द पीजीआर विच हेल्प द सीड टू द विथ स्टैंड द डेसेंस एंड द अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ इज डेसिकेशन एंड द अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ इज। तो बेटा यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे फाइटो हार्मोन का नाम बताइए जो खास तौर से सीड्स जो होते हैं उनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए या अदर फैक्टर से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। पीजीआर जो होते हैं ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं जिनको कहते हैं ग्रोथ इंड्यूसर, और एक होते हैं यानी ग्रोथ प्रोमोटर, और एक होते हैं जिनको कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर क्या क्या काम करते हैं, जैसे मैं कहूं सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, इसके अलावा फ्रूट को प्रोमोट करना, फ्रूटिंग को, फ्लावरिंग को प्रमोट करना, यानी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में भी काम में आते हैं। पैटर्न फॉर्मेशन, यानी प्लांट का जो एरियल पार्ट है उसका पैटर्न बनाने में, तो पैटर्न फॉर्मेशन में। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनमें भी हेल्प करते हैं। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग आदि इन सब में भी हेल्प करते हैं। खास तौर से जैसे सीड जर्मिनेशन को भी प्रमोट करते हैं, सीड फॉर्मेशन में भी काम में आते हैं। तो वो आते हैं बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो इंड्यूसर का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इंड्यूसर में कौन कौन आता है? ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिन आता है और साइटोकाइनिन आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे फाइटो हार्मोन जो कि इनिबिटर का काम कर रहे हैं, तो इनिबिटर का काम करने वाले हार्मोन क्या क्या काम करते हैं, उसमें पहला काम जो यहाँ पर दिया गया है कि जब भी कभी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वो ग्रोथ को घटा देंगे। खास तौर से अगर हम बात करें सीड है और सीड का जर्मिनेशन होना है, लेकिन बाहर की कंडीशन अगर अनफेवरेबल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां पर एबीए नाम का फाइटो हार्मोन जो होगा उनमें जर्मिनेशन को रोक देगा। तो सीड जर्मिनेशन को रोकने में, सीड को डोरमेंट बनाए रखने में, एब्सेशन का मतलब है खास तौर से पतझड़ वगैरह जो होता है या फ्रूट वगैरह गिरना वगैरह होता है, उनको फ्रूट या लीफ है उनके गिरने को एक तरीके से स्टिमुलेट करने वाले, एब्सेशन को प्रमोट करने वाले। ठीक है, ये या फिर सेनेसेंस, एजिंग को बढ़ाने वाले, ये हार्मोन क्या होते हैं बेटा, एक प्रकार से इनिबिटर का काम करते हैं। इनिबिटर में एक मेजर हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ये खास तौर से जब वाउंडिंग हो जाती है प्लांट के अंदर, उसके लिए भी रेस्पॉन्स करता है। खास तौर से उस समय वो जहां पर वाउंडिंग हो जाती है वहां पर एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन करके घाव को भरने में भी सहायता करता है। साथ ही बेटा एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस से बचाने में भी यही हार्मोन काम में आते हैं। इसलिए जो एब्सिसिक एसिड जो होता है उसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को बचाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा फर्स्ट। तो बेटा अगला प्रश्न हमारे सामने है 15वां प्रश्न। FW वेंट आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल ऑफ, यानी FW वेंट ने जो किसके कोलियोप्टाइल के टिप से ऑक्सिन को निकाला था। इस प्रश्न को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान देना है कि ऑक्सिन जो है सबसे पहला खोजा गया फाइटो हार्मोन है और इसको ह्यूमन यूरिन से निकाला गया था। और ह्यूमन यूरिन से निकाला गया ऑक्सिन जो है वो है IAA। पहली बात तो ये ऑक्सिन जो है उसका जो अगर हम कहें मीनिंग जो है वो होता है टू ग्रो। क्या होता है? टू ग्रो होता है। और ऑक्सिन जो होता है उसकी हिस्ट्री को अगर ध्यान दे तो दो साइंटिस्ट थे, एक तो चार्ल्स डार्विन और दूसरा फ्रांसिस डार्विन, उनके बेटे। उन्होंने क्या किया था, जो कैनरी ग्रास होती है उसके कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल समझते हैं, जैसे सीड जब जर्मिनेट होता है
तो अपन कहते हैं ना कि रेडिकल बाहर निकलता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। तो उन्होंने कैनेरी ग्रास के कोलिप्टाइल पर जब वो बाहर जमीन से निकलता है उस पर यूनिडायरेक्शनल लाइट एक्सपोज की, एक तरफ से प्रकाश डाला, लाइट डाली। तो ऐसे में क्या हो गया कि ये जो कैनेरी ग्रास का कोलिप्टाइल जो है वो लाइट की डायरेक्शन में मुड़ गया। तो ऐसे में उनका ये मानना था, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन का, कि कोई ऐसा ना कोई ऐसा ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस प्रेजेंट है इस कैनेरी ग्रास के टिप में, जो बनता तो टिप में है और नीचे वाले पार्ट में जाकर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, बेंडिंग का काम करता है। बाद में एफ.डब्ल्यू. वेंट नाम के साइंटिस्ट ने ही उस जो ऑक्सीजन को निकाला, लेकिन कहां से निकाला? एविना। एविना, एविना समझते हैं, जई जिसको बोलते हैं, ओट बोलते हैं जिसको। तो एविना यानी जई यानी ओट जो होते हैं, उनके कोलियोप्टाइल से निकाला था, सीडलिंग के कोलियोप्टाइल से निकाला था। ऑक्सीजन को निकाला उन्होंने था एफ.डब्ल्यू. वेंट में। उन्होंने फिर इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिस पर हम अगले प्रश्न में बात करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल आएगा, एफ.डब्ल्यू. वेंट आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल ऑफ द ओट यानी जई से, एविना से, और इसको एविना कर्वेचर टेस्ट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कंसीडर द गिवन फिगर। इस डायग्राम को आप देखिए तो इसमें ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें कोई कोलियोप्टाइल है, एक तरफ लाइट दी जा रही है, तो कोलियोप्टाइल का टिप वाला जो पार्ट है लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकेंड में टिप को हटा दिया गया और लाइट दी जा रही है, तो ऐसे में कोलियोप्टाइल जो है उसका टिप जो है वो मुड़ नहीं रहा है। तीसरे वाले में कटे हुए जो टिप वाले पार्ट पर, यानी सॉरी ठूंठ वाला जो पार्ट है, टिप पर नहीं, स्टॉक वाला जो पार्ट है, उस पर फिर टिप को रख दिया जाता है और एक तरफ से लाइट दी जाती है, तो वापस जो कोलियोप्टाइल का जो टिप होता है वो बेंडिंग कर लेता है। बेटा ये एक प्रकार से एविना कर्वेचर टेस्ट है, जो कि मैंने आपको बताया था एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किया था, और ये ऑक्सीजन की एक तरीके से खोज के लिए किया गया प्रयोग है। और ये ऑक्सीजन की खोज से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किया था। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द अबव फिगर? तो हमें ध्यान रखना, आईएए। आईएए जो है उसकी खोज के लिए ये प्रयोग किए गए थे एफ.डब्ल्यू. वेंट के द्वारा। तो बेटा अगला 17वां प्रश्न हमारे सामने है, मैच द फॉलोइंग। एक कॉलम के अंदर ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड दिए गए, और दूसरी जो साइड है उसके अंदर दूसरे कॉलम में इसके डेरिवेटिव दिए गए। तो हमें पहले ही अच्छे से याद है, ऑक्सीजन जो होते हैं वो इंडोल डेरिवेटिव होते हैं, जिब्रेलिन जो होते हैं वो टर्पिन डेरिवेटिव होते हैं, साइटोकाइनिन एडिनिन डेरिवेटिव होते हैं, जिसका नाम एनसीईआरटी में लिखा है N6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन। और अगर मैं बात करूं एब्सिसिक एसिड जो है वो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन और है जिसको आपको याद रखना चाहिए, वो है क्या? इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। तो इसको अगर हम मैच करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा, फर्स्ट ऑक्सीजन जो है वो किसका डेरिवेटिव? इंडोल डेरिवेटिव। तो यानी फर्स्ट का सी है हमारे सामने, सेकेंड जो है का ए रहेगा, थर्ड साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है? मॉडिफाइड एडेनिन, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा डी, और एब्सिसिक एसिड जो है वो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव बी। तो इसका आंसर जो है हमारे सामने वो है सेकेंड। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट को ध्यान में देना है। द बेकाने डिसीज ऑफ द राइस सीडलिंग इज द कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल पैथोजन। AB was isolated by the F.W. vent from the tip of the coleoptile of the oat seedling. H. cousin confirmed the release of the volatile substance from the ripened orange. और environmental signals such as the light and the gravity also affect the certain stages of the growth. चलिए एक बात समझिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में हमने चर्चा कर ली, जिसमें एक तो हमने बात की थी कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने उसके ऑक्सीजन के फोटोट्रोपिक इफेक्ट को समझा, जबकि एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। तो आगे अगर हम बात करें तो जो जिब्रेलिन जो हार्मोन जो होता है उसको सबसे पहले पता लगाया था कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट ने। और कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट ने चावल के खेतों में, राइस फील्ड्स के अंदर देखा था कि कुछ चावल की, राइस की सीडलिंग जो होती है वो एक तरीके से
पतली व लंबी हो जाती है, पीली पड़ जाती है और उनकी जांच करने पर पाया गया तो उसके अंदर एक फंगस मिली जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। और उस जिब्रेला फ्यूजिकुराई फंगस से एक हार्मोन आइसोलेट किया गया जिसको जिब्रेलिन नाम दिया गया और ये जिब्रेलिन हार्मोन ही इस डिजीज का कारण है और इस डिजीज को नाम दिया जाता है बेटा बेकाने डिजीज या फूलिश सीडलिंग डिजीज। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है द बेकाने डिजीज ऑफ द राइस सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल पैथोजन, ये गलत है, वो फंगल पैथोजन है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ठीक है, चलिए जिब्रेलिन की बात हो गई। इसी तरीके से हम बात करते हैं AB was isolated by the FW vent from the tip of the coleoptile of the oat seedling, ये भी गलत है। ऑक्सिन को आइसोलेट किया था FW वेंट ने, ABA को नहीं। ABA के लिए सीधी सी बात है 1960 के अंदर तीन अलग अलग टाइप के हार्मोन डिस्कवर किए गए थे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, अलग अलग प्लांट से निकाले गए थे जिनको नाम दिया गया था एब्सिसिन इनिबिटर बी, एब्सिसिन सेकेंड या डॉर्मिन। और बाद में पता चला ये जो तीनों नाम लिए मैंने इनिबिटर बी, एब्सिसिन सेकेंड और डॉर्मिन जो है उनसे जब जांच की गई तो पता चला ये तो एक ही है और बाद में जाकर एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया था। चलिए, तो यानी यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन एच कजिन, इन साइंटिस्ट ने हाँ बिल्कुल सही है, इथाइलिन। इन्होंने ये देखा था कि जो अगर हम बात करें जो सिट्रस प्लांट जो होते हैं ऑरेंज वगैरह जब पकते हैं तो उनसे उन्होंने एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होते हुए देखा, जांच की होगी कि उनसे एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है जो आसपास में अगर मान लो कि जो अदर जो बिना पके हुए फल जो होते हैं, फ्रूट जो होते हैं, जैसे अनराइपेंड बनाना जो होते हैं उनको भी पका देता है। तो सीधी सी बात है उन्होंने राइपेंड ऑरेंज से ही एक वॉलेटाइल सब्सटेंस के रिलीज का पता लगाया था एच कजिन ने, तो ये सही है। एनवायरमेंटल सिग्नल्स सच एज द लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट द सर्टेन स्टेज ऑफ, बिल्कुल सही है। देखिए ग्रोथ के जितने भी हमने जो फैक्टर्स देखे थे उसमें हमने 4 नाम तो लिए थे, एक तो वाटर की बात की थी, एक टेम्परेचर की बात की थी, एक न्यूट्रिएंट्स की बात की थी अपन ने, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स के अलावा अपन ने ऑक्सीजन की बात की थी। लेकिन कुछ और भी एनवायरमेंटल सिग्नल्स होते हैं जैसे लाइट एंड ग्रेविटी। लाइट एंड ग्रेविटी का भी पौधों के अंदर कुछ कुछ अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें मैं अगर एग्जांपल के लिए कहूं तो जैसे लाइट जो होती है वो सीड जर्मिनेशन पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जब सीड जर्मिनेट हो जाता है उसके बाद अगर लाइट की कमी हो जाती है तो इटियोलेशन हो जाता है। इटियोलेशन मतलब उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, उसमें पीलापन आ जाता है, लेकिन वहां लाइट की कमी की वजह से इटियोलेशन होता है। तो यहाँ पर आंसर अगर हम देखें तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों ही क्या है बेटा गलत है। तो बेटा अगला जो 20वां प्रश्न है वो हमारे सामने है, द पीजीआर विच कंट्रोल्स द जाइलम डिफरेंशिएशन एंड द हेल्प इन द सेल डिवीजन आल्सो, कि वो कौन सा फाइटो हार्मोन है जो कि जाइलम डिफरेंशिएशन के साथ साथ सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है। लेकिन बेटा अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है तो हमारे दिमाग में सीधा आता है साइटोकाइनिन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बोला जा रहा है कि जाइलम डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है और सेल डिवीजन में भी सहायता करता है। तो इसमें बहुत बढ़िया अगर कहा जाए एक ही एग्जाम्पल है वो है ऑक्सिन। तो यहाँ पर हमें बेटा इसके साथ में ऑक्सिन के अन्य कार्यों पर भी बात करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन जो होता है AUXEIN से डिराइव्ड है जिसका अर्थ होता है टू ग्रो। तो ऑक्सिन जो होता है उसके बेटा दो टाइप होते हैं, एक तो नेचुरल ऑक्सिन होते हैं और दूसरे होते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन जो होते हैं उसमें एक है IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दूसरा IBA यानी इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। लेकिन जो आर्टिफिशियल कहो या सिंथेटिक अगर कहे तो उसमें एक है 24D 245T, ठीक है, और इसके अलावा एक है नेफ्थलिन एसिटिक एसिड NAA। ये किसमें एक प्रकार से सिंथेटिक में आते हैं, जो 3 नाम मैंने आप लोगों को बताए। चलिए कार्यों की भी बात करें, चर्चा करें तो ऑक्सिन जो होता है ना उसके कई काम हैं, जिसमें आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहला काम ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंसी को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंसी का मतलब होता है कि जो स्टेम का जो टिप वाला जो पार्ट होता है उस पर जो एपिकल बड जब तक है
तब तक जो लेटरल बड जो होती है ना, यानी एक्सिलरी बड, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। द इनिबिशन ऑफ द लेटरल बड इन द प्रेजेंस ऑफ द एपिकल बड, ठीक है। लेकिन अगर हम इस एपिकल बड को काट देते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, एपिकल बड की ग्रोथ रुक जाती है और लेटरल बड जो होती है वो ग्रोथ करती है और ब्रांचिंग अच्छी होने लगती है। खास तौर से इस चीज का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जाता है। एक तो हेज मेकिंग में, बाड़ वगैरह बनाने में, मतलब झाड़ियां वगैरह ज्यादा सघन बनाने के लिए, और दूसरा चाय की जो खेती जो होती है, टी प्लांटिंग है, उनमें इसका इस्तेमाल होता है, उनमें टिप काट दिए जाते हैं। तो ये पहला कार्य था एपिकल डोमिनेंसी, और एपिकल डोमिनेंसी को हटाना जरूरी होता है, टिप काटना पड़ता है, क्योंकि शीर्ष में नहीं तो ऑक्सिन बनता रहेगा, टिप में ऑक्सिन बनता रहेगा, ठीक है। आगे दूसरा ध्यान रखना, ये रूट इनिशिएशन का भी काम करता है ऑक्सिन। खास तौर से प्लांट प्रोपेगेशन के अंदर जो स्टेम कटिंग मेथड होता है, स्टेम कटिंग मेथड जो होता है उसके अंदर आईबीए का इस्तेमाल किया जाता है। जो गुलाब के अंदर जो स्टेम कटिंग मेथड है उसमें उसमें क्या करते हैं, गुलाब की जो कटिंग होती है उसके नीचे वाला हिस्सा जिसको तिरछा काटा जाता है, उसको पहले आईबीए में डुबोकर फिर जमीन में बोते हैं, जिससे रूट बहुत तेजी से उगती है। खास तौर से यहाँ पर एडवेंटिशियस जो रूट है उनकी ग्रो होगी। चलिए, दो काम हो गए। तीसरा ध्यान रखना कि टोमेटो के अंदर पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने में भी ऑक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। पार्थेनोकार्पी तो अपन जानते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का प्रोडक्शन करना ही क्या, पार्थेनोकार्पी कहलाता है। इसमें टमाटर के अंदर इसका ऑक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए। लेकिन पार्थेनोकार्पी में हमेशा ध्यान रखिएगा सीडलेस फ्रूट तैयार किए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो यंग लीव्स और यंग फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सिन होता है ज्यादा, लेकिन जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं उनमें ऑक्सिन की कमी होने लगती है। ऐसे में क्या होता है कि जो लीफ होती है उसका जो स्टेम वाला पार्ट है या फ्रूट का जो स्टॉक वाला पार्ट है उसके पास में एक एब्सिसल लेयर बन जाती है और वो झड़ जाते हैं। तो एनसीईआरटी कह रही है कि यंग कंडीशन के अंदर ऑक्सिन का काम जो होता है लीफ और फ्रूट जो है उनको बनाए रखना, मतलब उनको झड़ने से रोकना एक तरीके से। लेकिन बाद में एक तरीके से जब ओल्डर कंडीशन आ जाती है तो उनकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि लीफ और फ्रूट जो है उनका एक तरीके से सेनेसेंस यानी झड़ने को प्रमोट कर देता है। प्रमोट इसलिए करता है क्योंकि वो है ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो झड़ जाते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर जानते हैं हम, एक्स प्लांट का इस्तेमाल करके नया प्लांट तैयार करते हैं। तो टिश्यू कल्चर की प्रोसेस में ऑक्सिन के साथ साथ साइटोकाइनिन भी काम में लिया जाता है। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सिन अगर ज्यादा मात्रा में हो तो रूट का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, और साइटोकाइनिन अगर ज्यादा मात्रा में हो तो शूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात, ऑक्सिन में 2,4-D जो है, जो कि एक वीडी साइड है, उसका इस्तेमाल जो होता है डाइकोट जो वीड्स होते हैं उनका कंट्रोल करने में किया जाता है। डाइकोट्स वीड्स को खेतों से खत्म करने के लिए 2,4-D नाम के ऑक्सिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा बेटा और भी काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे खास काम है। और एक काम आपने देख लिया कि जाइलम डिफरेंशिएशन और साथ में सेल डिवीजन जो है उसको भी प्रमोट करने में ऑक्सिन का इस्तेमाल होता है। तो बेटा अगला प्रश्न है हमारे सामने, विच वन इज द फॉल्स? GA3 is used to spread up the malting process in the beverage industries. Spraying juvenile conifer with the GA hasten the maturity period, thus the leading to early seed production. Third, GA3 is used to increase the length of the grape stalk. और लास्ट है GA3 cannot increase the length of the internode in the sugarcane. देखिए जिब्रेलिन जो है, जिसको हमने कहा था कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट ने एक फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकुराई से आइसोलेट किया था। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जिब्रेलिन जो है, जो कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज में लिया जाने वाला एक फाइटो हार्मोन है, वह केवल फंगस ही नहीं प्लांट से भी आइसोलेट किया जाता है। ऐसे नहीं कि केवल फंगस से ही मिला था। और अभी तक 100 टाइप के जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है GA1, GA2, GA3, जिसमें सबसे जो पहला जो खोजा गया है वो GA3 है और सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है GA3 का। और ये जो जिब्रेलिन है या जिब्रेलिक एसिड जो भी हम कहें, इसका फिजियोलॉजिकल रोल बहुत ज्यादा है प्लांट्स के अंदर। उन फिजियोलॉजिकल रोल में अगर हम बात करें, जैसा पहला ऑप्शन है
GA3 यूज्ड टू द स्प्रेड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन द बेवरेज इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। शराब उद्योग वगैरह जो होते हैं उनमें माल्ट जो होता है उसका फर्मेंटेशन करना पड़ता है, तो उसमें जिब्रेलिन डाला जाता है जो कि माल्टिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है एक तरीके से। इसमें एक एंजाइम काम में आता है अल्फा एमाइलेज, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, स्प्रेइंग द जुवेनाइल कोनिफर्स विद द जीए, अगर हम जो कोनिफर्स में छोटे साइज के मतलब अभी जुवेनाइल कंडीशन में और अपने जिब्रेलिन अगर छिड़क दिया उनके ऊपर, तो उनमें मैच्योरिटी पीरियड जो होती है तेजी से होने लगती है, इससे उनमें अर्ली सीड प्रोडक्शन होता है। तो याद रखना, कोनिफर प्लांट में अर्ली सीड प्रोडक्शन करने के लिए जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। तीसरा देखिए, जिब्रेलिन का सबसे खास काम होता है इलोंगेशन करना, इस बात को याद रखना, इलोंगेशन करना। अब वो इलोंगेशन किस किस का कर सकता है, जो ग्रेप वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जो एक्सिस होती है उसको बढ़ाने में, या जो ग्रेप्स के अंदर स्टॉक होता है उसको बढ़ाने के अंदर जिब्रेलिन काम में आता है, उनको बढ़ा देता है। तो इलोंगेशन हो गया। दूसरा इलोंगेशन में दूसरा एग्जांपल, एप्पल के अंदर जो फ्रूट का इलोंगेशन कराता है, साथ में उनकी शेप को भी एक तरीके से डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, मतलब उनकी एक स्पेसिफिक शेप तैयार करने में भी जिब्रेलिन का इस्तेमाल होता है। तो फ्रूट का जो साइज भी इलोंगेट होगा और उसकी शेप जो होगी वो भी डिटरमाइन होती है। अच्छा, एप्पल के अंदर ही जिब्रेलिन जो है उसका यूज अगर किया जाता है तो वो लंबे समय तक पेड़ पर लगे रहते हैं, और अगर वो लंबे समय तक यानी एक तरीके से फ्रूट सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है, फ्रूट सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है, रोकता है, बढ़ाता नहीं, प्रिवेंट करता है, जिससे फ्रूट जो होते हैं वो पेड़ पर ज्यादा समय तक लगे रहते हैं और मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको फिर आसानी से बेचा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो जिब्रेलिन के इलोंगेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये इस शुगर के अंदर स्टेम की लंबाई को बढ़ाता है, खासतौर से इंटर नोड्स की लंबाई बढ़ाता है, शुगर कंपोनेंट को भी इंक्रीज करता है। ऐसा माना जाता है कि जिब्रेलिन का इस्तेमाल करके पर एकड़ के हिसाब से 20 टन जो है शुगर ज्यादा मात्रा में तैयार की जा सकती है। ठीक है। तो ये जो है जिब्रेलिन के बहुत खास खास महत्वपूर्ण कार्य थे। तो इनमें अगर हम बात करें तो इनमें कौन सा कार्य जो है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि GA3 कैन नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड इन शुगर के, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो अगला प्रश्न हमारे सामने, मैच द कॉलम, कॉलम फर्स्ट और सेकंड है, बहुत आसान है। पहला ह्यूमन यूरिन, तो हमने बात की थी ऑक्सीजन IAA जो है उसको ह्यूमन यूरिन से निकाला गया था, तो ए जो है वो होगा सेकेंड। ठीक है। दूसरा जिब्रेला फ्यूजिकुराई जो कि एक फंगस है, इसे जिब्रेलिन को निकाला गया था, तो ये भी सही है। हेरिंग फिश स्पर्म, बेटा ध्यान दीजिएगा, बेटा जो साइटोकाइनिन जो है, जो एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि स्कूग एंड को वर्कर जो थे, यानी उनके साथी जो थे, उन्होंने खास तौर से जो टोबैको का इंटरनोडल सेगमेंट लिया, और उस इंटरनोडल सेगमेंट को जब उन्होंने कल्चर मीडिया में डाला तो उन्होंने पाया कि अगर कैलस को पैदा करना है, कैलस का प्रोलिफरेशन करना है, पता है ना एक्स प्लांट से पहले कैलस बनता है, कैलस से फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो कैलस जो है उसे अगर प्लांटलेट तैयार करना है तो केवल ऑक्सीजन नहीं, कुछ और चीजें भी डालनी पड़ेंगी, जैसे कोकोनट मिल्क, यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, DNA एक्सट्रैक्ट है, या फिर मेज का कर्नेल वाला पार्ट। अगर आप उनको डालोगे तो ही जाकर क्या होगा, कैलस का प्रोलिफरेशन होगा। एक तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ध्यान रखना। बाद में मिलर नाम के साइंटिस्ट ने इन जितने भी पौधे हैं, जितने भी मतलब यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, DNA एक्सट्रैक्ट है, कोकोनट मिल्क, इनसे जो केमिकल एनालिसिस किया, उनका क्रिस्टलाइजेशन किया और बाद में फिर साइटोकाइनिन नाम दिया था। तो बेटा साइटोकाइनिन उसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप कह सकते हैं, एक को फॉर्म कह सकते हैं, एक काइनेटिन है और एक जियाटिन है। काइनेटिन को अगर कहा जाए प्राप्त किया गया था जो ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश के स्पर्म के DNA से, किसको? काइनेटिन को। और काइनेटिन प्लांट्स के अंदर नेचुरली कभी नहीं मिलता है,
और दूसरा जियाटिन जो है जिसको मेज के कर्नेल यानी एंडोस्पर्म से निकाला गया था। तो यहाँ पर हेरिंग फिश जो है उसके स्पर्म के डीएनए से साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया गया था। और अगर राइपन फ्रूटिन की अगर बात करें तो हमने डिस्कस कर ही लिया था पहले, कजिन नाम के साइंटिस्ट ने जो है राइपन जो ऑरेंज जो है उनसे एक वोलेटाइल सब्सटेंस को आइसोलेट किया था, यानी वो था इथाइलिन। तो इस तरीके से हमारे जो 22 जो क्वेश्चन मैच द कॉलम को अगर हम देखें तो ये ह्यूमन यूरिन जो है उसके लिए तो आ जाता है ऑक्सीजन, तो ए का सेकंड, बी का अगर हम कहें तो फोर्थ, सी का हम कहें तो फर्स्ट, और डी जो है उसका है थर्ड। तो आंसर जो होगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट होगा। तो बेटा अगला प्रश्न हमारे सामने है, हार्मोन यूज्ड टू स्प्रेड अप द माल्टिंग इन द बार्ले, promotion promote the flowering in the pineapple and the delaying leaf senescence are the respectively। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं माल्टिंग इन बार्ले, माल्टिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए खासतौर से बेवरेज इंडस्ट्रीज के अंदर तो जिब्रेलिन काम में आता है। तो यहाँ तो जिब्रेलिन पहला। दूसरा प्रोमोट फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, यहाँ कंफ्यूजन ना रखें। अगर पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए बोला जाता है तो ऑक्सीजन, लेकिन अगर कहा जाता है कि पाइनएप्पल में जो फ्लावरिंग का इनिशिएशन करना और सिंक्रोनाइज्ड फ्रूटिंग अगर बोले तो फिर उसमें इथाइलिन आता है। तो यहाँ हम आसानी से कहेंगे द प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल तो ऑक्सीजन, और डिले लीफ सेनेसेंस आर, है ना। तो लीफ सेनेसेंस की अगर बात करें, पत्तियों के झड़ने को रोकने का काम करने वाला, देखिए अगर फल के झड़ने की बात करते हैं तो हम जिब्रेलिन की बात करते हैं, लेकिन डिले लीफ सेनेसेंस अगर बोलते हैं तो साइटोकाइनिन है, क्योंकि साइटोकाइनिन न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन कर देता है पुरानी पत्तियों की तरफ, जिसकी वजह से वो क्या झड़ती नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आंसर कहें तो जिब्रेलिन, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन है थर्ड। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, which PGR promote the rapid internodal petiole elongation in the deep water rice plants, which help the leaf upper part of the shoot to remain the above water। ये कह रहा है कि कौन सा फाइटो हार्मोन ऐसा है जो कि डीप सी में उगने वाले जो राइस के जो प्लांट होते हैं उनमें पीटियोल की इंटर नोड की लंबाई बढ़ा देता है, जिससे लीव जो होती है या शूट जो होता है पानी के ऊपर से आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है बेटा, इसका अगर कहा जाए तो ये इथाइलिन है। ठीक है, तो अब हम बात करें इथाइलिन। तो देखिए इथाइलिन की जो खास खास मेन इंपॉर्टेंट रोल अगर हम देखें तो पहली बात है, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। एग्रीकल्चर में इसका भी वाइडली यूज किया जाता है। इसका सबसे पहला जो काम है वो है फलों को पकाना, फ्रूट राइपनिंग में ये हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। खास तौर से इथाइलिन का यूज करने से जो फ्रूट्स होते हैं ना उनमें रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, जिसको क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन को प्रमोट करके फलों को पकाने का काम करता है। और मार्केट में इथेफोन नाम का एक केमिकल मिलता है जिसका सॉल्यूशन बनाकर छिड़काया जाता है, या कुल जो भी तरीका होगा, तो एक तरीके से वो इथाइलिन का एक सोर्स है ये इथेफोन। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए, इसके अलावा इथाइलिन का जैसे हम बात करें और क्या क्या फिजियोलॉजिकल रोल है, तो पहली बात ध्यान रखिएगा, इथाइलिन जो है वो पीनट के अंदर सीड डोरमेंसी का ब्रेकअप करके उसको जर्मिनेट कराता है। और अगर हम बात करें कि पोटैटो में, तो पोटैटो के अंदर जो ट्यूबर होती है उनके ऊपर बड होती है, तो बड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, यानी बड डोरमेंसी जो है उसको ओवरकम करेगा और उसको जर्मिनेट करेगा। तो कुल मिलाकर पीनट के अंदर और पोटैटो ट्यूबर के अंदर जो जर्मिनेशन को प्रमोट तो करेगा, लेकिन पीनट के अंदर तो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा, और पोटैटो ट्यूबर जो है उनमें बड जर्मिनेशन जो होती है उसको प्रमोट करता है एक तरीके से। लेकिन बेटा जब कभी आपसे पूछा जाता है ना कि कौन सा फाइटो हार्मोन है जो कि सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, तब जिब्रेलिन ही आएगा। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपको पी के लिए बोला जाए, पीनट के लिए बोला जाता है, अगर ग्राउंडनट के लिए बोला जाता है, तो ऐसे में बेटा फिर आंसर जो होगा वो इथाइलिन ही होगा। ठीक है, अभी और भी इथाइलिन से रिलेटेड जो फंक्शन है उन पर डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं।
तो बेटा अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, साइटोकाइनिन डज नॉट हेल्प इन। जैसा कि बताया था कि साइटोकाइनिन जो है एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और खास तौर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइटोकाइनिन की अगर रोल की अगर बात करें तो सेल डिवीजन को प्रमोट करने के साथ साथ एक तो लीव सेनेसेंस में डिले करता है, पत्तियों को झड़ने नहीं देता है। ओल्डर लीव जो है ना उनकी तरफ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का काम करता है, जिसको हम रिचमंड लैंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पहला ऑप्शन जो लिखा है डिले ऑफ द लीव सेनेसेंस, ये तो बिल्कुल सही है, साइटोकाइनिन करता ही है। दूसरा, साइटोकाइनिन जो होता है वो एपिकल डोमिनेंसी, जिसकी वजह हमने कहा था ऑक्सिन थी, तो एपिकल डोमिनेंसी के बिल्कुल उल्टा काम करता है। इस मामले में ऑक्सिन का एंटागोनिस्ट है। अगर हम किसी पौधे पर अगर साइटोकाइनिन का यूज कर लेते हैं तो उसमें जो लेटरल बड होती है ना, एक्सिलरी बड की ग्रोथ होने लगती है, तो ऐसे में एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन का भी काम करेगा, लेटरल जो शूट का फॉर्मेशन भी करेगा, नई लीव्स का फॉर्मेशन भी करेगा, खास तौर से लीव के अंदर क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन भी करेगा। तो ये सारे काम करता है। तो एक तरीके से अगर कहा जाए कि एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, ये भी साइटोकाइनिन का कार्य है, और डेवलपिंग क्लोरोफिल इन द न्यू लीव्स, ये भी साइटोकाइनिन का कार्य है। लेकिन अगर फोर्थ कार्य देखें, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रिवियर टू द फ्लावरिंग, ये साइटोकाइनिन का काम नहीं है, साइटोकाइनिन ये काम नहीं करता है। अच्छा, इस चीज के साथ साथ आपको दो तीन चीजें और भी ध्यान रखनी है कि साइटोकाइनिन जो होता है प्लांट के उन पार्ट में पाया जाएगा जहाँ की सेल्स लगातार डिवीजन करती हैं, रैपिडली डिवीजन करती जाती है। उसमें हम एनसीईआरटी में 3 नाम दिए गए, एक तो रूट एपिक्स में, दूसरा ध्यान रखना है कि जो शूट बर्ड्स वगैरह जो होते हैं, डेवलपमेंट शूट जो होते हैं, डेवलपिंग शूट जो होते हैं उनके अंदर, बढ़ते हुए शूट के अंदर, और इसके अलावा जो जो यंग जो फ्रूट जो होते हैं, है ना, उनके अंदर भी ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन? साइटोकाइनिन। लीफ सेनेसेंस को ये एक तरीके से डिले करता है, झड़ने नहीं देता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से साइटोकाइनिन जो है उसके भी कामों की हमने यहाँ पर बात कर ली। तो बेटा अगला प्रश्न हमारे सामने है, विच इज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द इथाइलिन। इथाइलिन के काफी पॉइंट्स हमने देख लिए थे, उनमें कुछ अभी और भी बाकी है, जिन पर भी बात होगी। तो पहला है इंक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक। ये तो आपको बताया था कि ये रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाकर फलों को पकाने का काम करता है। खास तौर से आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक तो टोमेटो के अंदर और एक एप्पल के अंदर फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, फलों को पकाने में काम में आता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इंड्यूस द बड डॉर्मेंसी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे पोटैटो का जो ट्यूबर है उसमें बड डॉर्मेंसी को ओवरकम करके सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। पीनट के अंदर जो सीड जो है उनके डॉर्मेंसी को तोड़कर या ओवरकम करके उनके जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो ये गलत है, ये बड डॉर्मेंसी को इंड्यूस नहीं करता, ओवरकम करता है। तो ये तो गलत है। रूट हेयर फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है। इथाइलिन के एक कामों में रूट हेयर फॉर्मेशन भी होता है, जिससे क्या होता है कि जो रूट का सरफेस एरिया बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन एरिया भी बढ़ जाता है। और ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि पीटियोल इलोंगेशन का भी काम करता है डीप वाटर में पाए जाने वाले जो राइस प्लांट्स के अंदर। एक दो बातें और, इथाइलिन जो होता है, जो कुकुम्बर वगैरह जो होती है उसके अंदर, यानी कुकुम्बर वगैरह जो होते हैं उनके अंदर फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ा देता है, और फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ा देने से प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। बहुत बढ़िया काम है यहाँ पर इथाइलिन का। अच्छा, इसके अलावा इथाइलिन जो है, एक तो कॉटन कॉटन चेरी और वॉलनट के अंदर थिनिंग का भी काम करता है, या थिनिंग से मतलब है वो एब्सिशन को प्रमोट कर देता है उनके अंदर। खास तौर से फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, लीफ के अंदर एब्सेशन को भी प्रमोट करने में काम में आता है। हम फिर से कहेंगे, इथाइलिन जो होता है एक तरीके से इंड्यूसर प्रोमोटर दोनों के अंदर आता है, लेकिन लार्जली इंड्यूसर के अंदर और इनहिबिटर दोनों के अंदर आता है, लेकिन इट इज लार्जली अ टाइप ऑफ द ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर का भी काम करता है। और एक और अगर मैं कहूंगा तो जो इथाइलिन जो होता है, ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इथाइलिन क्या है? ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन भी होता है।
ये जो सीडलिंग जब जर्मिनेट होते हैं तो उसमें 3 काम करता है। सीडलिंग समझ रहे हैं ना, सीड के जर्मिनेशन से जब वो जमीन से बाहर निकलती हैं। एक तो उसकी एक्सिस का फुलाव, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, दूसरा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, तिरछी ग्रो कराएगा, ठीक है, और हुक फॉर्मेशन, यानी जब वो सीडलिंग बाहर निकलेगी तो थोड़ा-सा हुक फॉर्मेशन करके निकलेगी। तो ये 3 काम भी इथाइलिन के ही हैं। इथाइलिन ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन के रूप में भी काम करता है। तो चलते हैं फिर हम यहाँ पर अपने अगले प्रश्न पर। Which of the following is a mismatched statement for the effect of the auxin? ऑक्सिन के काम हम पढ़ चुके हैं, तो फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। इट कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही है। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड जो है उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है नहीं, ये तो एपिकल जो बर्ड होती है उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, एपिकल डोमिनेंसी को प्रमोट करता है। इट कंट्रोल द वीड, ये भी सही है। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये सेकंड होगा, क्योंकि यह एक्सिलरी बर्ड नहीं, जो एपिकल बर्ड है उसको ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, जिसको एपिकल डोमिनेंसी कहते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ग्रोथ प्रोमोटर पीजीआर? ये यहाँ पर फिर से बात हो गई। हमने कहा था जो ग्रोथ प्रोमोटर का काम क्या होता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करना, फ्रूटिंग को प्रमोट करना, सेल डिवीजन को प्रमोट करना, सेल इलोंगेशन को प्रमोट करना, ठीक है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करना, ट्रॉपिक ग्रोथ में हेल्प करना, पैटर्न फॉर्मेशन का काम करना। तो यहाँ पर अगर कहें ट्रॉपिक ग्रोथ जो है वो तो प्रोमोटर का काम है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्रोमोटर का काम है, पैटर्न फॉर्मेशन प्रोमोटर का काम है, लेकिन रेस्पॉन्स टू द वाउंड, खास तौर से घाव जब हो जाता है उस समय रेस्पॉन्स करने में, एब्सेशन लेयर बनाने में, या फिर एबायोटिक बायोटिक जो स्ट्रेस होते हैं उनसे बचाने के लिए, सेनेसेंस को प्रमोट करने के लिए, एब्सेशन को प्रमोट करने में, उनमें तो एक प्रकार से ग्रोथ इनहिबिटर काम में आता है ना। तो यानी यहाँ पर जो 28वां जो क्वेश्चन है, इसमें अगर कहें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ग्रोथ प्रमोटर, तो आएगा बेटा यहाँ पर थर्ड। चलते हैं हम इसमें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द एबीए? बेटा एबीए जो है एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है, जिसमें हमने कहा था कि ये कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होते हैं, और इसको ना स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट्स को बचाने का काम करता है। जैसे अगर मैं कहूँगा अनफेवरेबल कंडीशन जब वातावरण में होती है तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिससे ट्रांसपिरेशन का रेट जो होगा कम हो जाएगा, तो प्लांट के अंदर पानी की कमी नहीं हो पाएगी ना। तो यहाँ पर पहला रोल तो बिल्कुल सही है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। दूसरा, इनिबिशन ऑफ द सीड जर्मिनेशन, बिल्कुल सही है, ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है और सीड को डोरमेंट बनाए रखता है। खास तौर से सीड फॉर्मेशन उसके रेगुलेशन में ये बहुत हेल्प करता है। डोरमेंसी के अंदर, एब्सेशन के अंदर, सेनेसेंस के अंदर जो भी रेगुलेशन का काम है वो ये एबीए ही करता है, तो ये भी सही है। रेगुलेशन ऑफ द एब्सेशन एंड द डोरमेंसी, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। और प्रोमोट द फ्लावर, फीमेल फ्लावर इन द कुकुम्बर, ये गलत है, ये इथाइलिन का काम है, ये इथाइलिन का काम है। अच्छा बच्चों, इथाइलिन की एक काम की और बात करें हम, जो मिस हुआ, कि इथाइलिन जो होता है ना, वो पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग का इनिशिएशन करना, और जो सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट बनाना, एक ही समय पर फ्रूट का प्रोडक्शन करना, ये इथाइलिन के कामों में ही होता है। और इसके अलावा मैंगो जो होता है ना, उस मैंगो के अंदर भी फ्लावरिंग को प्रमोट करने में इथाइलिन यूज में आता है। तो एक प्रकार से हमने लगभग सभी कामों की बात कर ही ली है इथाइलिन के। और चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। द ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन ही जिसकी बात हमने कर ही ली थी, ये ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन कौन है? इथाइलिन है, क्योंकि ये 3 काम करता है सीडलिंग में। एक तो स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, हुक फॉर्मेशन एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो बेटा इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस के द्वारा अपने इस पूरे जो चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको कवर करने की कोशिश की है।